आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय 3 उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। पूर्व में उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता के प्रकार, क्या उपयोगिता मापनीय है, सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, उपभोक्ता संतुलन आदि का विस्तृत अध्ययन अपन कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजवर्थ ने किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर J.R. हिट्स एवं R.D.R.G.D. एलन को प्राप्त होता है। उदासीनता वक्र से आशय, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। अधिमानों के इस चक्र को ही उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। तीसरा, ऊंचे स्थान पर स्थित उदासीनता वक्र नीचे स्थित उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि के स्तर को बतलाता है। एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगला पॉइंट, उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। इसके बाद आते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में कुछ मान्यताओं जो इस प्रकार से है। पहला, उपभोक्ता का एक उदासीनता मानचित्र होता है जिसमें विभिन्न आय स्तरों पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले तथा विभिन्न संतुष्टि स्तरों को दिखाने वाले अनेक उदासीनता वक्र होते हैं। उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। तीसरा, उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए एक निश्चित आय होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सभी वस्तुएं एक रंग, रूप एवं विभाजनीय होती है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, वह अपनी आय से संतुष्टि के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आ गया समझ में? व्यक्ति यह बता सकता है कि वस्तुओं के संयोग की उपयोगिता दूसरे संयोगों की अपेक्षा कम है, अधिक है या समान है। उदासीनता वक्र सदैव मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इसके बाद आते हैं तटस्थता मानचित्र अर्थात उदासीनता मानचित्र। संतुष्टि के विभिन्न संयोगों को प्रकट करने वाले तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। प्रत्येक तटस्थता वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार यह तटस्थता वक्रों का एक ऐसा समूह है जो उपभोक्ता की दो वस्तुओं की संतुष्टि की पूर्ण तस्वीर बतलाता है। इसके बाद आते हैं अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है? अवसर लागत दो अवसरों में दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाने की लागत है। वास्तव में अवसर लागत किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग मूल्य को कहा जाता है।
जैसे उदाहरण के लिए हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद कक्षा 11वीं में विषय चयन करते समय वाणिज्य विषय को यदि चुनता है तो ऐसे विद्यार्थियों को विज्ञान तथा कला या कृषि विषयों का उसे त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर विज्ञान, कला या कृषि विषय वाणिज्य विषय चुनने की अवसर लागत है। दूसरे उदाहरण में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति M.Com पास होने के बाद यदि शिक्षक बनकर या पुस्तकों का लेखन कार्य कर या एक अर्थशास्त्री बनकर आय अर्जित करता है तो आय अर्जित कर सकता है। यदि वह अर्थशास्त्री बनना चाहता है तो उसे शिक्षक, पुस्तकों का लेखन कार्य आदि के अवसर का परित्याग करना पड़ता है। यही उसकी अवसर लागत कहलाएगा। एक अन्य उदाहरण में भी यदि यह ड्राइवर ट्रक भी चला सकता है या बस ड्राइवरी भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वह ड्राइवर ट्रक चलाने की इच्छुक है तो उसे बस ड्राइवरी की नौकरी का त्याग करना पड़ता है, तो इसे ही अवसर लागत कहा जाएगा। अब आते हैं अवसर लागत की मान्यता में पहला, एक दी हुई समय अवधि में उत्पादन के साधनों की मात्रा निश्चित है। अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुएं ए या बी का ही उत्पादन किया जा सकता है और पूर्ण रोजगार एवं प्रतियोगिता की स्थिति अर्थव्यवस्था में लागू होती है। इसके बाद आते हैं सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। इसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व के अंतर्गत पहला आता है मांग के नियम का आधार। तो मांग का नियम यह बतलाता है कि मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर क्यों झुका होता है। एक व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करता है तो उसे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। दूसरा, उपभोक्ता की बचत में महत्व। यह नियम हमें यह बतलाता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को उस बिंदु तक खरीदता है जहां पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होती है। तीसरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि चाहता है। ठीक है, इसके लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता ली जा सकती है, किंतु सम सीमांत उपयोगिता नियम स्वयं सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित होते हैं। इसके बाद आते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के दोष। पहला, उपयोगिता का मापना कठिन। इसके अंतर्गत आलोचकों का कहना है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपयोगिता को मापनीय माना गया है, जबकि उपयोगिता मानसिक स्थिति का आभास होता है। इसे सही ढंग से कोई भी व्यक्ति द्वारा सही ढंग से मापा नहीं जा सकता। दूसरा, व्यक्तिगत विचारों एवं विवेक को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। व्यक्ति सदैव विवेक से कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज, फैशन एवं मन के उमंग के बहाव में वस्तुएं खरीदता है और उनका उपभोग करता है। आगे समझ में। तीसरा, उपयोगिता पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं पर ही निर्भर होती है। उपयोगिता वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त उसकी पूरक एवं स्थानापन्न वस्तु पर निर्भर करती है, लेकिन नियम इसके प्रभाव की उपेक्षा करता है। चौथा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। इसके अंतर्गत मुद्रा की उपयोगिता हमेशा स्थिर नहीं रहती। पांचवा, आवश्यकता की संतुष्टि संभव नहीं है। कभी भी आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि नहीं की जा सकती। उपयोग की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती। इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले अध्याय की ओर इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में।